नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई बैंक किसी चोर को पकड़ने से पहले ही, मतलब चोरी होने से पहले ही उसे रोक कैसे सकता है? आज हम बात करेंगे भारत के इसी नए सुरक्षा कवच के बारे में, धोखाधड़ी से लड़ने वाली एक बिल्कुल नई रूल बुक। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और भारत के जो नए नियम हैं, वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब बात सिर्फ नुकसान होने के बाद एक्शन लेने की नहीं रही। अब कोशिश है उसे होने से पहले ही रोकने की। और ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। उन्होंने सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नया और एक मैंडेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई मामूली सलाह या सुझाव नहीं है। नहीं, ये हर एक बैंक के लिए एक सख्त आदेश है। आरबीआई का मकसद है पूरे सिस्टम को एक मजबूत किले में बदल देना। तो ये तारीख याद रखने वाली है 15 जुलाई 2024। इसी दिन आरबीआई ने फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर ये नए मास्टर डायरेक्शंस जारी किए। आप कह सकते हैं कि ये भारतीय बैंकिंग के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर है। तो आरबीआई की पूरी स्ट्रैटेजी वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, फ्रॉड को होने से रोको। दूसरा, अगर फिर भी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द पकड़ो। और तीसरा, बिना एक पल की भी देरी किए उसकी रिपोर्ट करो। सिंपल। तो चलिए अब इस किले की नींव को देखते हैं। देखिए, धोखाधड़ी से लड़ाई वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि बैंक के अंदर से ही शुरू होती है। सारा खेल मजबूत अंदरूनी नियमों और सबसे जरूरी जवाबदेही पर टिका है। तो इस रूल बुक का पहला नियम क्या है? वो है एक मजबूत इंटरनल डिफेंस स्ट्रक्चर बनाना। मतलब हर बैंक को फ्रॉड रोकने के लिए अपनी खुद की एक फौलादी टीम और प्रोसेस बनाना होगा। बाहरी मदद तो बात की बात है, पहले घर को तो मजबूत करो। और आरबीआई ने इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। बैंकों को 4 जरूरी काम करने ही होंगे। 1, बोर्ड से अप्रूव्ड एक सॉलिड पॉलिसी बनाओ। 2, इस पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाओ। 3, एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करो जिसकी सीधी जवाबदेही हो। और 4, जो बहुत जरूरी है, जो लोग विसल ब्लोअर बनकर गड़बड़ी की जानकारी देते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा करो। तो कुल मिलाके इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि अब जिम्मेदारी ऊपर से नीचे आएगी, मतलब टॉप डाउन। अब बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट बहाने नहीं बना सकते, वो सीधे सीधे फ्रॉड रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी वाले हिस्से पर। इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा हाईटेक अलार्म सिस्टम है जो चोर के दरवाजे को छूने से पहले ही बज उठता है। इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल या EWS। और ये बिल्कुल वही काम करता है। ये सिस्टम डेटा के अंदर अजीबोगरीब सस्पिशियस पैटर्न ढूंढता है, बिल्कुल एक डिजिटल ट्रिप वायर की तरह। जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत हुई, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये कोई मामूली सा सिस्टम नहीं होगा। आरबीआई के हिसाब से इसे बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ये डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, हर ट्रांजैक्शन पर रियल टाइम में नजर रखेगा। और सबसे बड़ी बात, समय समय पर इसकी जांच और वैलिडेशन भी होगी, ताकि ये पक्का हो सके कि ये सिस्टम हमेशा चौकन्ना है। अब होता क्या है कि जब ये EWS सिस्टम एक के बाद एक कई सारे खतरे के सिग्नल पकड़ता है, तो वो जोर से अलार्म बजा देता है। और उस अकाउंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, रेड फ्लैग्ड अकाउंट। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो अलार्म तो बज गया। अब आगे क्या? अब वो स्टेज आता है जहां असली जासूसी वाला काम शुरू होता है, जांच और रिपोर्टिंग। देखिए, किसी अकाउंट का रेड फ्लैग होना सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने का सिग्नल है। जैसे ही कोई अकाउंट रेड फ्लैग हुआ, बैंक को फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पर लगाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और इस जांच के लिए घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से टिक टिक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आरबीआई ने एक डेडलाइन सेट कर दी है। जी हाँ, पूरी 180 दिन। बैंकों के पास सिर्फ इतना ही वक्त है ये पता लगाने के लिए कि रेड फ्लैग हुआ अकाउंट वाकई फ्रॉड है या नहीं। जिस पल अकाउंट रेड फ्लैग हुआ, उसी पल से उल्टी गिनती शुरू। और मान लीजिए कि जांच में धोखाधड़ी साबित हो गई, तो फिर रिपोर्ट किसे की जाएगी? ये टेबल इसे बहुत आसानी से समझाता है। सब कुछ फ्रॉड के अमाउंट और बैंक के टाइप पर निर्भर करता है। प्राइवेट बैंकों के छोटे मामले स्टेट पुलिस को जाते हैं और बड़े मामले स्टेट पुलिस और SFIO दोनों को।
वहीं सरकारी बैंकों में 6 करोड़ से नीचे के मामले स्टेट पुलिस और उससे ऊपर के सारे मामले सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास जाते हैं। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि नतीजे। धोखाधड़ी में शामिल लोगों का आखिर होता क्या है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए किसी तरह से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए कंपनी को बचा लिया गया, तो उस कंपनी के ऊपर से फ्रॉड का टैग हटाया जा सकता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जिन प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स ने वो फ्रॉड किया है वो नहीं बच सकते। उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन और सजा वो सब जारी रहेगा। और सजा की बात करें तो दोषियों के लिए एक और नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है पूरे 5 साल का बैन। जो भी फ्रॉड का दोषी पाया जाएगा उस पर 5 साल के लिए बैंकिंग सिस्टम से कोई भी नया फंड या लोन उठाने पर पाबंदी लग जाएगी। सोचिए ये कितनी बड़ी सजा है। और ये सारा डेटा जाता कहाँ है? ये जाता है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री यानी CFR में। इसे आप फाइनेंशियल धोखेबाजों की एक नेशनल मोस्ट वांटेड लिस्ट समझ सकते हैं। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो सभी बैंकों के लिए मौजूद रहता है, ताकि वो किसी को भी लोन देने से पहले चेक कर सकें और खुद को बचा सकें। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस नई रूल बुक के साथ क्या शिकारी अब शिकार से एक कदम आगे निकल पाएगा? क्या आरबीआई की ये नई और मजबूत नियम पुस्तिका सच में गेम बदल देगी? क्या अब बैंक धोखेबाजों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे? खैर, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।